दोस्तों, कहा जाता है कि भाग्य से अधिक और उससे बेहतरीन कुछ नहीं होता, मगर क्या ये सच में सही है? जरा सोचिए, अगर केवल भाग्य ही सब कुछ तय करता तो फिर मेहनत और कर्म का क्या मोल रह जाता? यही वो सवाल है जो हमें सोचने पर मजबूर करता है कि क्या भाग्य से भी बड़ा कुछ हो सकता है? शायद हां, और वो है इंसान का कर्म। भाग्य हमें मौके जरूर देता है, लेकिन कर्म उन मौकों को अंजाम तक पहुंचाता है। असल खेल तो कर्म का है, जो भाग्य की सीमाओं को भी पार कर सकता है। आज मैं आप सबको कर्म और भाग्य की एक ऐसी अनोखी कहानी सुनाने जा रहा हूं, जिसे सुनकर आप अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव जरूर महसूस करेंगे। वीडियो को आखिरी तक जरूर देखना, ताकि हर बात आप तक सही ढंग से पहुंचे। तो चलिए दोस्तों, इस दिलचस्प कहानी की शुरुआत करते हैं। कभी एक छोटे से गांव में आदित्य नाम का एक लड़का रहा करता था। आदित्य के पिता गांव के एक मान्यवर व्यक्ति थे और उनके पास अपनी जमीन भी थी, जिसमें वो फसल उगाते थे। उन्होंने अपनी कड़ी मेहनत से काफी दौलत भी हासिल की थी। आदित्य का बचपन बड़े आराम और शान शौकत में गुजरा, मगर वक्त के साथ उनके पिता का निधन हो गया और उनके जाने के बाद आदित्य की जिंदगी पूरी तरह बदल गई। धीरे धीरे आदित्य को एहसास हुआ कि उनके पिता की छोड़ी हुई संपत्ति उसके हाथों से फिसल रही है। उसका दिल भारी हो गया था, क्योंकि अब कोई मार्गदर्शन देने वाला नहीं था। उसे लगने लगा कि शायद उसकी किस्मत ही खराब है। जब भी वो कुछ अच्छा करने की कोशिश करता, कुछ न कुछ गड़बड़ हो जाती। उसके पिता के जाने के बाद वो हमेशा उदास रहता और सोचता कि उसकी किस्मत सबसे बुरी है। आदित्य ने अपने खेतों में मेहनत की और एक बार फिर अच्छी फसल उगाने की कोशिश की, लेकिन अचानक तेज बारिश हुई और उसकी सारी फसल बर्बाद हो गई। उसने सोचा कि उसकी किस्मत ही उसके खिलाफ है। वो भगवान से शिकायत करने लगा और बेहद परेशान हो गया। कुछ दिन बाद उसने फिर से मेहनत की और फसल उगाई, लेकिन इस बार भी फसल वैसी नहीं हुई जैसी बाकी गांव वालों की हो गई थी। अब वो पूरी तरह यकीन करने लगा कि भगवान ने उसकी किस्मत ही खराब बनाई है। पिता के जाने के बाद उसकी सुरक्षा और छत का एहसास भी चला गया था। उसने व्यापार में भी हाथ आजमाया, मगर हर बार उसे नाकामी ही मिली। धीरे धीरे उसकी सारी संपत्ति खत्म हो गई। अब उसके पास न खाने के लिए पैसे थे, न ही कोई काम करने का साधन। गांव में लोग उसकी हालत देखकर उसे ताने मारते और कहते कि उसने अपने पिता की संपत्ति को बर्बाद कर दिया। आदित्य को यह सुनकर और भी बुरा लगता। एक दिन आदित्य परेशान होकर अपने घर के बाहर एक पुराने बरगद के पेड़ के नीचे बैठ गया। उसकी आंखों में आंसू थे और मन में गहरा दर्द। वो सोचने लगा, मेरे पिता ने जो कुछ भी मेरे लिए छोड़ा था वो सब खत्म हो गया है। अब मेरे पास कुछ भी नहीं बचा है। मैं अब क्या करूं? कहां जाऊं? कुछ समय तक वो इसी तरह बैठा रहा। तभी उसके पिता के पुराने मित्र वहां से गुजरे। उन्होंने आदित्य को इस हालत में देखा और पास आकर बोले, बेटा, तुम यहां इस तरह क्यों बैठे हो? क्या हुआ? तुम इतने निराश क्यों हो? आदित्य ने अपने आंसू पोंछते हुए कहा, भैया, मेरे पिता ने जो संपत्ति मेरे लिए छोड़ी थी वो सब खत्म हो गई है। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि अब क्या करूं। सब कुछ बर्बाद हो गया। पिता के मित्र ने आदित्य की बात सुनी और बोले, बेटा, जीवन में कठिनाइयां आती हैं, मगर ये मायने रखता है कि हम उन कठिनाइयों का सामना कैसे करते हैं। कभी कभी हमें अपने भाग्य के अनुसार ही चलना पड़ता है। भाग्य में जो लिखा है वही होता है। लेकिन तुम हिम्मत मत हारो, क्योंकि जीवन हमेशा एक जैसा नहीं रहता। हो सकता है कि तुम्हारे भाग्य ने तुम्हारे लिए कुछ बेहतर योजना बनाई हो। इतना कहकर वो आदमी वहां से चला गया। आदित्य को उनकी बातों से थोड़ी राहत जरूर मिली, मगर उसका मन अभी भी शांत नहीं था। वो सोचने लगा, क्या सच में भाग्य मेरा साथ देगा? क्या मेरा जीवन फिर से बेहतर हो सकता है? इन्हीं विचारों के साथ वो अपने घर वापस चला गया और सो गया। उस रात आदित्य ने एक अद्भुत स्वप्न देखा। उसने देखा कि एक चमकती हुई रोशनी उसकी तरफ बढ़ रही है। आदित्य ने देखा कि उस तेज प्रकाश के भीतर से एक गहरी गंभीर आवाज आ रही थी। वो आवाज कह रही थी, आदित्य, तुम्हारा भाग्य तुम्हारी राह देख रहा है। वह पहाड़ की ऊंची चोटी पर बैठा है। जाओ और उसे खोज निकालो। आदित्य इस अद्भुत दृश्य से जागा और गहरे सोच में पड़ गया। क्या यह महज एक सपना था या सचमुच उसका भाग्य उसका इंतजार कर रहा था? उसने सपने में जो पहाड़ देखा था वो उसके गांव के पास ही था।
बिना किसी झिझक के आदित्य ने निश्चय किया कि वो अपने भाग्य से मिलने जरूर जाएगा। सुबह का सूरज उगते ही आदित्य ने सफर की शुरुआत की। वो ठान चुका था कि किसी भी मुश्किल के बावजूद वो उस पहाड़ की चोटी तक पहुंचेगा। उसने अपने साथ थोड़ा सा सामान बांधा और पहाड़ी की ओर निकल पड़ा। रास्ते में कई विचार उसके दिमाग में घूमने लगे। उसे याद आया कि उसके पिता हमेशा कहा करते थे कि जीवन में मेहनत का कोई विकल्प नहीं होता। इन बातों को याद करके आदित्य का मनोबल और मजबूत हो गया। रास्ता पत्थरीला और उबड़-खाबड़ था, लेकिन आदित्य ने हार मानने का नाम नहीं लिया। चलते चलते उसे एक घना जंगल मिला। जंगल में तरह तरह के जंगली जानवर घूम रहे थे, लेकिन आदित्य का ध्यान सिर्फ अपने भाग्य से मिलने पर था। जंगल के बीच में उसे अचानक एक जख्मी शेर दिखाई दिया जो दर्द से कराह रहा था। उसकी हालत बहुत ही खराब लग रही थी। आदित्य को शेर को देखकर डर तो लगा, लेकिन वो जानता था कि उसे यहां से गुजरना ही होगा। उसने हिम्मत बटोरी और शेर के पास पहुंचा। शेर ने आदित्य को देखा और गुर्राते हुए बोला, कहां जा रहे हो इंसान? क्या तुम डरते नहीं हो? मैं एक शेर हूं और तुम मेरे पास यूं ही चले आए? आदित्य ने शेर की बात सुनी और ठंडे मन से जवाब दिया, हाँ, मैं डर रहा हूं, लेकिन मैं अपने भाग्य से मिलने जा रहा हूं। मैंने सुना है कि मेरा भाग्य पहाड़ की ऊंचाई पर मेरा इंतजार कर रहा है। शेर ने उसकी बात ध्यान से सुनी और बोला, क्या सच में तुम्हारा भाग्य तुम्हें बुला रहा है? अगर ऐसा है तो कृपया उससे पूछना कि मैं इस जख्मी हालत से कब और कैसे ठीक होऊंगा। मैं यहां अकेला पड़ा हूं, दर्द में हूं और मुझे कोई रास्ता नहीं सूझ रहा। अगर तुम्हारा भाग्य तुम्हें जवाब दे सकता है तो शायद वो मेरे सवाल का भी उत्तर दे सके। आदित्य ने शेर से वादा किया कि वो उसके सवाल का जवाब लेकर लौटेगा। फिर उसने अपनी यात्रा जारी रखी। आगे बढ़ते बढ़ते आदित्य को भूख लगने लगी। रास्ते में उसे एक बाग दिखाई दिया जिसमें कई पेड़ फलों से लदे हुए थे। आदित्य ने सोचा कि शायद कुछ फल खाए जा सकते हैं। वो बाग के अंदर गया और एक पेड़ से फल तोड़ा, मगर फल बेहद कड़वा था, जिसे उसने तुरंत फेंक दिया। उसी वक्त बाग का मालिक वहां आ गया और आदित्य को रोककर पूछा, तुम कौन हो और मेरे बाग से फल क्यों तोड़ रहे हो? आदित्य ने शर्मिंदा होते हुए कहा, मुझे माफ कीजिए, मुझे बहुत भूख लगी थी, लेकिन आपके बाग के फल बहुत कड़वे हैं। बाग के मालिक ने उदासी से कहा, हाँ, मुझे मालूम है कि मेरे बाग के फल कड़वे हैं और कोई इन्हें नहीं खाता। ये मेरी बहुत बड़ी समस्या है। जब बाग के मालिक ने सुना कि आदित्य अपने भाग्य से मिलने जा रहा है, तो उसने कहा, अगर तुम सच में अपने भाग्य से मिलने जा रहे हो तो उससे पूछना कि मेरे बाग के फल कैसे मीठे होंगे। मैंने बहुत मेहनत की है, लेकिन मेरी इस मेहनत का कोई फल नहीं मिल रहा। आदित्य ने बाग के मालिक से भी वादा किया कि वो उसके सवाल का जवाब भी लेकर लौटेगा। फिर आदित्य आगे बढ़ चला। धीरे धीरे शाम ढलने लगी और रात होने लगी। उसे दूर एक हवेली से रोशनी दिखाई दी। वो हवेली के पास पहुंचा और दरवाजा खटखटाया। हवेली की मालकिन ने दरवाजा खोला। आदित्य ने उनसे कहा, मैं अपने भाग्य से मिलने जा रहा हूं और रात में जंगल से अकेले जाना सुरक्षित नहीं है। क्या मैं यहां रात गुजार सकता हूं? हवेली की मालकिन ने उसे अंदर आने दिया और उसके सफर के बारे में पूछताछ की। आदित्य ने सब कुछ विस्तार से बताया। हवेली की मालकिन ने उदास स्वर में कहा, मैं भी बहुत समय से खुश नहीं हूं। मेरी जिंदगी में हमेशा कुछ न कुछ अधूरा रहा है। अगर तुम अपने भाग्य से मिलने जा रहे हो तो उससे पूछना कि मुझे खुशियां कब मिलेंगी। आदित्य ने हवेली की मालकिन से भी वादा किया कि वो उनके सवाल का भी जवाब लेकर लौटेगा। अगली सुबह आदित्य ने फिर से अपनी यात्रा शुरू की। अंततः वो पहाड़ की चोटी पर पहुंच गया। वहां उसे वही चमकती हुई रोशनी दिखाई दी जो उसने अपने सपने में देखी थी। आदित्य ने समझ लिया था कि यही उसका नियति है। वो धीमे कदमों से उस उजली रोशनी के पास पहुंचा और बड़े आदर से बोला, मेरा नाम आदित्य है और मैं यहां ये जानने आया हूं कि मेरे जीवन का असली मकसद क्या है। मैंने रास्ते में कई लोगों से वादा किया है कि मैं उनके सवालों के जवाब लेकर लौटूंगा। क्या आप मेरी सहायता करेंगे? भाग्य ने मुस्कुराते हुए कहा, आदित्य, मैं जरूर तुम्हारी सहायता करूंगा। तुम्हारे जीवन का उद्देश्य मैं तुम्हें बताऊंगा, पर पहले तुम्हें यह समझना होगा कि भाग्य केवल दिशा दिखा सकता है, लेकिन उस रास्ते पर चलना तुम्हें ही पड़ेगा। मैं केवल संकेत दे सकता हूं, मेहनत तो तुम्हें करनी होगी। अब ध्यान से सुनो उन सवालों के जवाब जिन्हें तुम शेर, बाग के मालिक और हवेली की मालकिन के लिए लाए हो। आदित्य ने कान लगाकर भाग्य की बातें सुनने का प्रयास किया।
भाग्य ने कहा, शेर को स्वस्थ होने के लिए सबसे मूर्ख इंसान को खाना होगा। जब वह ऐसा करेगा तो उसके शरीर की सारी पीड़ा समाप्त हो जाएगी और वह पूर्ण रूप से ठीक हो जाएगा। आदित्य ने सर हिलाया, मन ही मन सोचा कि यह शेर के लिए आसान नहीं होगा, क्योंकि जंगल में इतने जानवर होते हुए भी उसे मूर्ख व्यक्ति ढूंढना कठिन काम होगा। परंतु भाग्य ने स्पष्ट रूप से यही कहा था। भाग्य ने आगे कहा, बाग के मालिक को अपने बाग में जिस जगह से पानी आता है वहां खुदाई करनी चाहिए। उस स्थान पर सोना दबा हुआ है, जिसकी वजह से पानी अशुद्ध हो जाता है और फल कड़वे हो जाते हैं। अगर वह सोना हटा देगा तो उसके बाग के फल मीठे हो जाएंगे। आदित्य ने गहनता से सुना और सोचा, यह तो बाग के मालिक के लिए बहुत ही लाभकारी होगा। सोना निकालने से न सिर्फ बाग के फल मीठे होंगे, बल्कि उसे खुद सोने का खजाना भी मिल जाएगा। फिर भाग्य ने आखिरी सवाल का जवाब दिया, हवेली की मालकिन को खुशी तब मिलेगी जब वह विवाह करेगी और अपने जीवन में प्रेम और साझेदारी को स्थान देगी। उसे किसी के साथ अपने जीवन का भागीदारी बनना होगा, तभी उसे सच्ची प्रसन्नता मिलेगी। आदित्य ने सब जवाबों को ध्यान से सुना और भाग्य को धन्यवाद दिया। अब उसका मन था कि इन उत्तरों को लेकर वापस जाए और उन सभी को उनके सवालों का जवाब दे। पहाड़ से नीचे उतरकर आदित्य सबसे पहले हवेली की मालकिन के पास पहुंचा। उसने कहा, आपकी खुशी आपके जीवन साथी में छिपी है। जब आप विवाह करेंगी तभी आपको सच्ची खुशी मिलेगी। हवेली की मालकिन ने उसकी बात सुनी और गहरे सोच में पड़ गई। फिर उसने आदित्य की ओर देखते हुए कहा, अगर ऐसा है तो तुम मुझसे विवाह कर लो। तुम मेरे जीवन में खुशी ला सकते हो। मैं अकेली हूं और तुम्हारे जैसे साहसी और सच्चे इंसान की आवश्यकता है। साथ ही यदि तुम मुझसे विवाह करोगे तो तुम्हारी गरीबी भी दूर हो जाएगी और तुम इस हवेली के मालिक बन जाओगे। आदित्य कुछ देर के लिए मौन हो गया। उसने खुद से सवाल किया, क्या यह वही है जो मैं चाहता हूं? क्या यही मेरे जीवन का लक्ष्य है? फिर उसे भाग्य की वो बात याद आई कि उसे अपने कर्मों पर ध्यान देना चाहिए, न कि लालच पर। आदित्य ने बहुत विनम्रता से मालकिन के प्रस्ताव को ठुकरा दिया और कहा, मुझे क्षमा करें, लेकिन इस समय मैं विवाह नहीं कर सकता। मेरा भाग्य मुझे पुकार रहा है और मुझे अभी अपने जीवन का असली उद्देश्य खोजना है। आदित्य ने विनम्रता से कहा, आपने मुझे एक रात के लिए आश्रय दिया, इसके लिए मैं आपका बहुत आभारी हूं। इतना कहकर वह वहां से विदा हो गया। इसके बाद उसने बाग के मालिक से मुलाकात की और कहा, तुम्हारे बाग के फल इसलिए कड़वे हैं क्योंकि वहां सोना दबा हुआ है। जहां से पानी आता है वहां खुदाई करो और सोना हटा दो, तब तुम्हारे बाग के फल मीठे हो जाएंगे। बाग का मालिक बहुत प्रसन्न हुआ। उसने कहा, यह तो मेरे लिए बड़ी खुशी की बात है। अगर तुम मेरी मदद करोगे तो वह सोना तुम्हारा होगा। मैं इस धन का क्या करूंगा? मुझे तो बस मेरे फलों की मिठास चाहिए। सोना निकालने से तुम अमीर बन जाओगे और तुम्हारे सारे दुख दूर हो जाएंगे। आदित्य ने गंभीरता से सोचा और कहा, मुझे तुम्हारी मदद करने में कोई दिक्कत नहीं है, पर मैं यह सोना नहीं ले सकता। मुझे अपने परिश्रम पर भरोसा है। मेरा भाग्य मेरा पीछा कर रहा है। उसने बाग के मालिक की मदद की, लेकिन सोना नहीं लिया। अब आदित्य के सामने आखिरी काम था। उसने शेर से भेंट की और कहा, तुम्हारा इलाज यह है कि जब तुम सबसे मूर्ख व्यक्ति को खाओगे तब तुम्हारी सारी तकलीफें दूर हो जाएंगी और तुम पूर्ण रूप से स्वस्थ हो जाओगे। शेर ने ध्यान से आदित्य की बातें सुनी और कहा, तुमने मुझे बहुत कुछ सिखाया है। रास्ते में तुम्हारे पास कई अवसर थे, लेकिन तुमने उन्हें छोड़ दिया। शायद तुमने सोचा कि तुम्हारा भाग्य तुम्हें और देगा। अब तुम्हें कुछ इनाम देना चाहिए। आदित्य ने उत्तर दिया, मुझे किसी इनाम की जरूरत नहीं है। मुझे यकीन है कि मेरा भाग्य मेरा पीछा कर रहा है। शेर मुस्कुराया और बोला, तुम सचमुच बहुत मूर्ख हो। तुम्हारे पास दो बेहतरीन मौके थे, हवेली की मालकिन के साथ खुशहाल जीवन बिताने का और बाग का सोना प्राप्त करने का, पर तुमने दोनों को छोड़ दिया। भाग्य एक संभावना है, लेकिन कर्म वह क्रिया है जो उस संभावना को हकीकत में बदलता है। एक किसान का भाग्य हो सकता है कि उसके पास उपजाऊ जमीन है, लेकिन अगर वह उस जमीन पर मेहनत नहीं करेगा, बीज नहीं बोएगा और उसकी देखभाल नहीं करेगा, तो वह जमीन उसके किसी काम की नहीं होगी। इसी तरह हमारे जीवन में भी मौके और संभावनाएं आती हैं जो भाग्य के रूप में देखी जा सकती हैं, लेकिन उन अवसरों को सही तरीके से उपयोग करना और उन्हें सफलता में बदलना हमारे कर्म पर निर्भर करता है। भाग्य और कर्म विरोधी नहीं है, बल्कि एक दूसरे के पूरक हैं।
भाग्य हमें संभावनाओं की ओर इशारा करता है, लेकिन उन संभावनाओं को साकार करना हमारे कर्मों पर निर्भर करता है। कर्म और भाग्य का संबंध ठीक वैसा ही है जैसे नाव और पतवार का। भाग्य हमें नाव की दिशा दिखाता है, लेकिन उस नाव को किनारे तक पहुंचाने के लिए पतवार की जरूरत होती है, और पतवार को संभालने का काम हमारे कर्म ही करते हैं। इसलिए भाग्य को दोष देने से पहले हमें अपने कर्मों को सुधारना चाहिए। सही कर्मों के साथ हम अपने भाग्य को भी बेहतर बना सकते हैं, क्योंकि असल में हमारा भाग्य हमारे ही हाथों में होता है। कहते हैं, भाग्य उसी का साथ देता है जो अपने कर्मों के प्रति जागरूक और ईमानदार होता है। कर्मशील व्यक्ति के लिए कोई भी बाधा बड़ी नहीं होती, क्योंकि वह जानता है कि उसकी मेहनत और लगन ही उसके भाग्य का निर्माण करेगी। कर्म की शक्ति को समझें, उसे अपने जीवन का आधार बनाएं, और फिर देखिए कैसे आपका भाग्य आपके कदमों में झुक जाता है। तो दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ साझा करें, और ऐसी ही और प्रेरणादायक कहानियों के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। मिलते हैं फिर किसी नई कहानी में। धन्यवाद।